जय हिंद साथियों। जस्टिस विथ अखंड भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बना दिए हैं जवाब 151, JWAB 151। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और यह उच्चतम न्यायालय आज हमारा टॉपिक है और इसमें जो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इस अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि इस टॉपिक का वह भी फायदा उठाए। या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यायपालिका के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जजों की संख्या कब कब नियुक्ति वृद्धि की गई, उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, परामर्श पर विवाद, 99वां संविधान संशोधन, उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, वेतन, शपथ और कार्यकाल के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अनुच्छेदों का वर्णन जानेंगे, अनुच्छेदों का वर्णन उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो इन सभी टॉपिकों को हम अध्ययन करेंगे। तो इसे खूब शानदार नोट्स बना लीजिएगा और हम इस सभी पर हम लेक्चर देंगे, लिखाएंगे नहीं। इसलिए हमारे बातों को फिर सुनिएगा आप लोग और अपने नोट्स बनाइएगा अपने भाषा में। तो सबसे पहले हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो भारत में न्यायपालिका अमेरिकी संविधान के विपरीत एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का अधीनस्थ जिला न्यायालय है और एवं उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं। जो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था जो है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका के न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में द्वैध व्यवस्था है। यानी अमेरिका में न्यायपालिका के द्वैध शासन व्यवस्था है। वहाँ पर है राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग। कहने का तात्पर्य यह है कि संघीय कानून के लिए संघीय न्याय क्षेत्र और राज्य के कानून के लिए राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। अब देखेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था और यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। हालांकि यह उच्चतम न्यायालय पूर्ववर्ती न्यायालय के से अधिक शक्तियां और अधिक व्यापक था। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता और प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। तो हमारे न्यायपालिका के पूरे विस्तृत रूप से जानकारी हो गई। न्यायपालिका का इसमें ध्यान रखना है कि हमारी न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था अपनाई गई है। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का हुआ था, यही देखना है। उसके बाद इसका इतिहास जानेंगे, उच्चतम न्यायालय का इतिहास। तो उच्चतम न्यायालय का इतिहास सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्प्रेस थे, मुख्य न्यायाधीश, और अन्य 3 न्यायाधीश थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके वह अपील का न्यायालय नहीं था। वह उसके अगर आप उसके निर्णय से संतुष्ट है तो ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में आप क्या कहते हैं अपील कर सकते हैं। तो ये हमारे उच्चतम न्यायपालिका का इतिहास हो गया, कब स्थापित की गई। उसके बाद जजों की संख्या कब कब वृद्धि की गई। तो जजों की संख्या शुरुआत में 7 थी और एक मुख्य न्यायाधीश यानी 8, और विधि 1956 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 10 कर दी गई, 1960 में 13 कर दी गई और 1977 में 17 कर दी गई, 1986 में 25 कर दी गई और 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दिए गए। इस प्रकार जजों की संख्या वृद्धि की गई। ये एक बार और बता दे रहे हैं। 1950 में मैंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उस समय 7 मुख्य अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश यानी 8, और 1956 में
10 मुख्य बढ़ाकर 10 न्यायाधीश कर दी गई और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश यानी 11। इसी तरह सब में एक एक न्यायाधीश अलग से जोड़ेंगे, मुख्य न्यायाधीश। और 1960 में 13 कर दी गई, 1977 में 17 कर दी गई, 1986 में 25 कर दी गई, 2008 में 30 कर दी गई, 2019 में 33 कर दी गई। और जजों की संख्या वृद्धि हो गई। उसके बाद जजों न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। 2 मिनट चल रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करते हैं। यही न्यायाधीशों की नियुक्ति बात करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है परामर्श विवाद। परामर्श विवाद यह है कि जब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। परामर्श तो यही कहता है कि क्या राष्ट्रपति परामर्श लेने के लिए बाध्यकारी है मुख्य न्यायाधीश से? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न अपने व्याख्या के माध्यम से बताए हैं। जैसे अगर कुछ देखें तो एसपी प्रथम न्यायाधीशवाद 1981 में एसपी गुप्तावाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वहीं दूसरा जज यानी द्वितीय न्यायाधीशवाद में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्यकारी है और जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य 2 न्यायाधीशों से सलाह लेकर आपको राष्ट्रपति सलाह देगा, परामर्श लेकर। और द्वितीय न्यायाधीशवाद से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत है। उसके बाद तृतीय न्यायाधीशवाद क्या नारायणवाद 1998 में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के लिए बाध्यकारी हैं और मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 न्यायाधीशों से सलाह लेकर परामर्श देगा। अगर 2 न्यायाधीश भी अगर असहमति जता दिए तो मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं देगा। और कॉलेजियम प्रणाली जो यही चलता रहा जो उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में आए तो उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को नियुक्ति संबंधित कॉलेजियम प्रणाली थे उससे प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने एक एनजीएसी लेकर आए। एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजीएसी लेकर आए, जिसके तहत इन्हें 3 प्रावधान किए थे। 124A, 124B और 124C। 124A में संरचना का उल्लेख किया गया था। संरचना का उल्लेख इसमें किया गया था, इसमें कार्य का। 124B और इसमें बदलाव का। 124 में संरचना के उल्लेख में 2 विधि शास्त्री, 1 सीजीआई, 1 विधि मंत्री और 2 विधि शास्त्री और इसमें एक छूट रहा है, बता देंगे बाद में। और 124B में कार्य का उल्लेख किया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। और 124C में जो बदलाव का उल्लेख किया गया था, यानी संसद द्वारा बदलाव किया जा सकता है। लेकिन 99 संविधान संशोधन को यानी एनजीएसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। चौथे न्यायाधीशवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 50 का उल्लंघन एनजीएसी में हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा। इस कारण से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 99वां संविधान संशोधन को। उसके बाद आता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 1950 से 73 तक व्यवहार में और जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन हुआ। 1973 में एन राय और 1977 में एम एन बेग ही थे। तो इन्होंने 2 बार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उल्लंघन हुआ। लेकिन द्वितीय न्यायाधीशवाद में 1993 में
पुनः जो वरिष्ठ न्यायाधीश की प्रक्रिया थी बहाली कर दिया गया है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। योग्यता की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए प्रथम। उसके बाद वह किसी के 10 वर्ष तक का वकील किया होना चाहिए उच्च न्यायालय या अन्य अदालतों में। उसमें किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष का 5 वर्ष मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए किसी उच्च न्यायालय का, या राष्ट्रपति की जानकारी में जाना माना विधेयता होनी चाहिए। तो वह मुख्य न्यायाधीश की योग्यता है। वेतन की बात करें तो आर्टिकल 125 में वेतन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति कर रहे हैं वेतन, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो 2018 में 1 लाख से बढ़ाकर 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कर दिया गया और 90,000 से बढ़ाकर अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000 कर दिया गया। तो इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख करता है। और उसके बाद शपथ, तो शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, चाहे हम बता दे रहे हैं। इसमें शपथ राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यही लेते हैं कि हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। हम उसके बाद भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। उसके बाद शपथ लेते हैं कि हम अपने पद की गरिमा माने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पक्षपातपूर्ण हम निर्णय देंगे और अपने पद का मर्यादा बनाए रखेंगे। इसी प्रकार शपथ लेते हैं। इसमें कुछ छूट रहा है, कुछ पॉइंट, तो आप लोग देख लेंगे, यूट्यूब पर देख लेंगे, वीडियो देखिएगा, ये सब देखना चाहिए। उसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में कार्यकाल के सामने 3 प्रावधान किया गया है। इससे अगर किसी व्यक्ति का उम्र 65 वर्ष तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 65 वर्ष से पहले होना चाहिए कार्यकाल। उसके बाद ये कोई जो मुख्य न्यायाधीश है त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट यह है कि संसद के प्रस्ताव के द्वारा उस मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कार्यकाल में 3 प्रावधान किए गए हैं। एक बार फिर बता दें कार्यकाल के बारे में कि किसी व्यक्ति के 65 वर्ष तक उम्र तक कार्यकाल रहेगा या उससे पहले तक। दूसरा, संसद द्वारा प्रस्ताव के द्वारा उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा, व्यक्ति या मुख्य जो न्यायाधीश होंगे वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इस पर कार्यकाल समाप्त हो सकता है। अब बताएं न्यायाधीशों को हटाना। तो न्यायाधीश को हटाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार कुछ निर्धारित किए गए न्यायाधीशों को हटाने के लिए। तो इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, निम्नलिखित है। पहला बात करें तो इसको हटाने के लिए किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए आप 100 सदस्य लोकसभा में और 50 सदस्य राज्यसभा में हस्ताक्षर कर लोकसभा अध्यक्ष को और या सभापति को अपना प्रस्ताव देंगे। प्रस्ताव इन लोगों का विवेक पर विवेक पर रहता है कि स्वीकार कर भी सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्यीय समिति का गठित करेंगे। 3 सदस्यीय समिति में एक होंगे कोई जाना माना विधेयता, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश और तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये समिति दोषी पाती है तो सदन में कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो किसी भी सदन में तो अगर 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, दूसरे सदन में जाएगा। जब 2/3 के उपस्थित और मतदान से जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उस न्यायाधीश को हटा हुआ मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा आदेश के द्वारा। यही न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है।
लेकिन आज तक भारतीय संविधान के इतिहास में कभी भी राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। कुछ न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव आए हैं लेकिन हट नहीं पाए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो 1993 में वी रामाकृष्ण वी रामाकृष्ण वी रामाकृष्णन ही थे। 2 मिनट थोड़ा देख ले रहे हैं। हाँ, वी रामास्वामी 1993 में वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन और समिति ने दोषी पाया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा लोकसभा में अनुपस्थित होने के कारण वह उन्हें नहीं हटा पाएगा। उसके बाद 2011 में सौमित्र सेन के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने से पहले ही रिजाइन दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं 2011 में ही PD दिनकरन के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन सभापति द्वारा स्वीकार कर दिया गया। उसके बाद 2018 में दीपक मिश्रा के खिलाफ न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा, लेकिन राज्यसभा में क्या कहते हैं प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रकार जो है न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया हो गया। उसके बाद जो आरोप लगा था लेकिन हट नहीं पाए, तो इसका उल्लेख हो गया। अब बचा अनुच्छेद का वर्णन। तो हम भारतीय संविधान में 124 से लेकर 145 तक उच्चतम न्यायालय के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का 124 जो है अनुच्छेद 124, तो यह उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना को बताता है। उसके बाद 125 जो है वो वेतन के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख करता है, तो पहले उल्लेख कर दिए हैं। उसके बाद 126 जो है कार्यवाहक न्यायाधीश के बात करता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यह कार्यवाहक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जब अनुपस्थित रहेंगे तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूमिका में नजर आएंगे। वही 127 करता है तदर्थ न्यायाधीश, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय का कोरम पूरा न होने पर जब न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश अल्पकालीन समय के लिए नियुक्त करते हैं, अस्थायी काल के लिए। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही हो सकता है। आर्टिकल 126 हो गया, 127 हो गया तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। उसके बाद 128 जो कहता है, 128 जो है रिटायर्ड जज के बाद है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश अल्पकाल समय के लिए किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज या न्यायाधीश से कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा वह संबंधित व्यक्ति और राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही हो सकता है। रिटायर्ड जज 128 हो गया। 129 जो है अभिलेख का न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके निर्णय पूरे देश में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके निर्णय को किसी अन्य कोर्ट में चल रहा है इसके निर्णय के खिलाफ प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप अवमानना जताते हैं तो अवमानना का केस भी लग सकता है, अवमानना। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1991 में यह व्यवस्था की गई कि अवमानना सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं, वह उच्च न्यायालय और क्या कहते हैं और निम्न उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अवमानना एक लगाया जा सकता है। उसके बाद 130 को आता है अनुच्छेद 130 जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान दिल्ली में स्थापित किया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे, अनुच्छेद 130,
सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है हमारे दिल्ली में स्थापित किया गया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से वह कहीं और भी बेंच की स्थापना कर सकते हैं। वहीं 131 को आता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मूल क्षेत्राधिकार है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसा सुनवाई जो फिर सुप्रीम कोर्ट ही करता है तो उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। जैसे किसी राज्य के बीच विवाद, केंद्र राज्य के बीच मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्य के बीच मध्य विवाद, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गए। 132 को देखें, अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 को आता है कि अनुच्छेद 132 कहता है कि संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। संवैधानिक मामले यानी फौजदारी यानी दीवानी 132 हो गया। 133 यानी दीवानी मामलों में अपील। यदि दीवानी मामलों में अपील 133 अनुच्छेद बताता है, अगर उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, अगर इसमें विधि की व्याख्या बाकी है, तो आप अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 कहता है कि फौजदारी मामलों में अपील यानी आपराधिक मामलों में, यह कहता है कि अनुच्छेद 134 के तहत उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आपराधिक मामलों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनवाई कर उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के जो निर्णयों के जो खिलाफ सुनवाई करता है। यदि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया हो या किसी अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस को अपने पास लाकर उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया हो या बरी कर दिया हो, तो ऐसे मामलों में, आपराधिक मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक बार और बता दें, 134 यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आपराधिक मामलों के निर्णयों के खिलाफ सुनवाई करता है और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 कहता है कि संघीय न्यायालय की सभी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। संघीय न्यायालय की सभी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। अनुच्छेद 136 देखें। अनुच्छेद 136 कहता है कि यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की जा सकती है। 136 कहता है। 137 कहता है कि यह जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्वालोकन कर सकता है। निर्णय का पुनर्वालोकन कर सकता है। जैसे बेरीवादी जो निर्णय था उसे केशवानंद भारती में पुनर्वालोकन किया। 138 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद के द्वारा उसे विधि किया जा सकता है। क्षेत्राधिकार को 138 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संसद के द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है। 138 कहता है। 139 अनुच्छेद कहता है कि 139 कि सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार का रक्षक है और इसके रक्षा के लिए रिट जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय। और एक नोट डाल के नीचे लिख लेंगे कि अनुच्छेद 32 में भी रिट को लागू करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में भी रिट का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। रिट जो होता है 5 प्रकार का रिट होता है। एक होता है बंदी प्रत्यक्ष यानी सशरीर पेश करना। उसके बाद होता है परमादेश। उसके बाद होता है अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से। उसके बाद होता है उत्प्रेषण और उसके बाद होता है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उसके बाद अनुच्छेद 140 कहता है कि ऐसा कोई विषय जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऐसे विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है। थोड़ा देख रहे हैं कैमरा कालू वीडियो अपलोड किए थे ना, वीडियो बनाए थे तो बना ही नहीं था, मोबाइल बीच में बंद हो गया था, इसलिए देख रहे हैं। उसके बाद 141 को आता है। 141 को आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
पूरे देश पर लागू होंगे, पूरे देश में लागू होंगे। आर्टिकल 141 होता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पूरे देश में लागू होंगे। वहीं अनुच्छेद 142 की बात करें तो अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च पूर्ण न्याय संगत का सिद्धांत दिया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूर्ण न्याय संगत होगा। और इसे विशेष, और यह अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्ति देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जो थे, उनके हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माफ कर दिया गया। 143 देखें तो यह फलाकारी क्षेत्राधिकार है। 143 अनुच्छेद 143 फलाकारी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन परंतु अगर क्या कहते हैं, अगर संविधान लागू होने से पहले सलाह मांगते हैं राष्ट्रपति, लागू होने से पहले के, तो मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद के बारे में मांगते हैं तो बाध्यकारी नहीं है। ये 143 कहता है। अब 145 देखेंगे। 145 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी कार्य सीजीआई के माध्यम से कराए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सभी कार्य सीजीआई के माध्यम से कराए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मामलों का आवंटन करना, बेंचों का गठन करना। एक नोट डाल के इसको नीचे लिख लेंगे। सीजीआई को मोनस्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। सीजीआई को मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। सीजीआई को मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। क्वेश्चन आता है किसे सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं, तो सीजीआई को मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। अब एक नोट डाल कर लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार की बेंचों का गठन करता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है 3 प्रकार की बेंचें होती है। पहला, जो एक जज जब सुनवाई करेंगे तो सिंगल बेंच कहलाएगा। 2 जज होंगे तो डिवीजन बेंच कहलाएगा। अगर 3 जज होंगे तो अब फुल बेंच कहलाएगा। 3 प्रकार की बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट के। पहला, सिंगल जज होंगे तो सिंगल बेंच, और अगर 2 जज हो गए तो दो जज होंगे तो डिवीजन बेंच, अगर 3 जज होंगे तो फुल बेंच। इस प्रकार हमारा आर्टिकल पूरा समाप्त होगा उच्चतम न्यायालय के बारे में। आप लोग इसे, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा। यह 10 घंटा से ऊपर क्लास है। क्लास में 3 दिन 4 दिन क्लास है, जिसे हम आधा घंटा से पहले में समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग शेयर करिएगा, आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए। बहुत दुख की बात है आप लोग सब्सक्राइब नहीं बढ़वा रहे हैं, सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।